अगर आपको प्रॉपर तरीके से पूरा जानकारी चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं योगेश राज पुरोहित, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ट्रेनर। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में अगर आपको प्रॉपर तरीके से पूरा जानकारी चाहिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी में आज पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस 1 to 10 पॉइंट है। अगर वो सीख लिए तो आपके लिए जो है ईजी हो जाएगा एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बिजनेस समझना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, किस तरीके से आप जो है अपने एक्सपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, इंपोर्ट बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो। तो ये 10 पॉइंट आपके बिजनेस की लाइफ बदल सकता है अगर आपको प्रॉपर तरीके से इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर लो तो चलिए, कौन सा है पहला पॉइंट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में आपको सबसे पहले प्रोडक्ट सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रोडक्ट के नॉलेज या बिना प्रोडक्ट के आप अगर घुसना चाहोगे तो इसमें आपको रिस्क होता है। क्योंकि जब सारी चीज़ें करने के बाद आप जब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या किस प्रोडक्ट में जाऊँ, किस प्रोडक्ट में नहीं जाऊँ। तो सबसे पहला है कि अगर आप एक्सपोर्ट बिज़नेस में आना चाहते हो या एक्सपोर्ट बिज़नेस करना चाहते हो तो पहला प्रोसेस है प्रोडक्ट सेलेक्शन करो। प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के बाद उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से आप अपनी नॉलेज देख लो कि कौन सा प्रोडक्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, इसके ऊपर कौन सा प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, बहुत सारी कैटेगरीज के प्रोडक्ट है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मोस्टली ऐसे प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जिसमें प्रॉफिट मार्जिन रेशियो ज़्यादा हो, और दूसरा प्रोडक्ट ऐसे वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कीजिए जिसकी क्वांटिटी जो है काफ़ी ज़्यादा जाती हो इंडिया से, वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करो। जैसे अगर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट में आपको हैंडीक्राफ्ट लेदर प्रोडक्ट हो गए, प्लास्टिक आइटम्स हो गई, प्लास्टिक टॉयज़ हो गए, और अगर आपको प्रॉपर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स भेजना है तो इसमें राइस हो गया, गेहूँ हो गया और फ्लोर गेहूं का आटा हो गया, उसके बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गए। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट रहते हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। एक में आपको कम क्वांटिटी में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, एक में ज़्यादा क्वांटिटी में जो है जितनी क्वांटिटी होगी उतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखें। तो पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आता है, जैसे आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर दिया, आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस पूरे कर लो। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में जो डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं वो प्रॉपर तरीके से बना लो। जैसे सबसे पहले आपको एक कंपनी बना लेनी है, ठीक है। कंपनी बनानी है, उससे पहले कंपनी का नाम सोच लो, कंपनी बना लो अच्छे से। उसके बाद में कंपनी के नाम का GST ले लो। GST लेने के बाद IC कोड ले लो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड ले लो। और उसके बाद में आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, RCMC लाइसेंस की कौन सी कैटेगरी में आता है। जैसे अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है तो ओपेडा हो गया। अगर आप कुछ मरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो आप एम्पेडा से जो है लाइसेंस ले सकते हैं। रबर है तो रबर बोर्ड से आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं। या फिर अगर आपका प्रोडक्ट कॉफ़ी टी है तो इस प्रकार से आप बोर्ड में कॉफ़ी बोर्ड टी बोर्ड में आप अपना लाइसेंस ले सकते हो। उसके बाद में आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हो। तो ये लाइसेंस हो गए बिज़नेस शुरू करने के, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आपने सारे लाइसेंस ले दिए तो डॉक्यूमेंटेशंस का यहाँ पे काम पूरा हो गया। अभी आजकल क्या होता है कि आपको किसी भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर की आवश्यकता होती है, ये भूले नहीं। डिजिटल सिग्नेचर आपको मैंडेटरी बनाना है, तो वो आप 500-1000 रुपये लेते हैं, वो आप बना लीजिए डिजिटल सिग्नेचर। तो वो आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिज़नेस में चाहिएगा, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर आप बना के रखिए। तो ये बात हो गई डॉक्यूमेंटेशन। तो 2 प्रोसेस आपके यहाँ पे ख़त्म हो गए। तो सबसे पहले आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंटेशन बन गए। अभी आपको प्रॉपर ध्यान देना है बायर के ऊपर, ठीक है। आपके 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ आती है बायर के ऊपर। तो बायर फाइंड आउट करने के लिए कुछ प्रोसेस, कुछ तरीके हैं जो आपने हर जगह देखे होंगे। जैसे कि आपको बायर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको अगर ऑफलाइन ढूंढना है तो आप जो है बायर का डेटा परचेज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो है इंडियन एम्बेसी को मेल करके जो है फ्रीली आप फ्री में डेटा प्रोवाइड करवा देंगे वो आपको। तो आप वहाँ से भी डेटा जो है ले सकते हैं। उसके बाद में पेड वर्जन आते हैं, तो सारी B2B वेबसाइट्स, जितनी भी B2B वेबसाइट है उनका यूज़ करके आप जो है
बायर फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद में सोशल मीडिया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उसके आधार पर भी आप अपना जो है बायर फाइंड आउट कर सकते हो। वीडियो मार्केटिंग, जो मेरा इससे पहले का वीडियो था, वीडियो मार्केटिंग, उसके माध्यम से भी आप जो है अपने प्रोडक्ट के बायर को फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल। देखिए, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो डेफिनेटली आपको जो है बाहर की दूसरी कंट्रियों में अपने बायर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो दूसरी कंट्रियों में आपको अपने प्रोडक्ट के लिए अपने जो भी क्रिएटिव पोस्ट वगैरह होगी, वहाँ पर अपना वीडियो जो है, वहाँ का मार्केट आपको टारगेट करना पड़ेगा। आपको लीड मिलेगी और बायर वहाँ से मिल जाएंगे। बायर मिलने के बाद सबसे पहला काम होता है कि वो आपको क्या देता है, ऑर्डर देता है। और ऑर्डर में सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो आपको अगले प्रोसेस में पता चलेगा। तो यहाँ पे आपको बायर मिल गए, जैसे आपको बायर मिल गया, बायर का ऑर्डर आ गया, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको निकालनी है कॉस्टिंग। तो चौथा पॉइंट आ गया, आपको कॉस्टिंग निकालनी है। आपको प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकालनी है, वो भी डॉलर में। इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट करो, उसकी कॉस्टिंग आपको देनी है डॉलर के ऊपर, ठीक है। तो डॉलर में आप कैलकुलेशन कीजिए कि आपको कितने में प्रोडक्ट पड़ रहा है, सारे खर्चे जोड़ के उसके बाद में अपना प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। मैंने 2 प्रोडक्ट बताया है, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी वाला प्रोडक्ट बेचना है तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कम रखिए, और अगर ऐसे प्रोडक्ट है क्वांटिटी है वो कम है बट प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट है तो उस पर आप प्रॉफिट अच्छा खासा रख सकते हो। बट ध्यान रहे कि उससे बायर आपका छूट ना जाए कि भाई ये प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है, तो आप नेगोशिएशन कीजिए उनके साथ में। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट के ऊपर ध्यान देना है, कॉस्ट कैलकुलेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपको एक्सपोर्ट करना ही है ना, तो आप जो है नॉर्मल 2-5% के ऊपर भी आप अपना एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट दे रही है, तो आप वो ग्रैब कर सकते हो, आपको वहाँ से प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको पहला शिपमेंट करना है ना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा। बिना पेशेंस के आप एक्सपोर्ट बिज़नेस नहीं कर सकते, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ताकि आपका एक्सपोर्ट बिज़नेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस्ट कैलकुलेशन करना अच्छे से, पूरा प्रॉपर तरीके से आप कॉस्ट कैलकुलेशन कर लो, उसको अच्छे से मेंशन करो और उसको आप अपने बायर को बता दो। बायर में फिर कन्वर्सेशन होता है, आपका और बायर का कन्वर्सेशन होता है, नेगोशिएशन होता है, ठीक है, कि प्राइस ज़्यादा है तो कम कीजिए, ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट कम कीजिए, प्रोडक्ट को जो है प्रॉफिट को कम कीजिए। फिर वो बोलता है और ज़्यादा है तो आप अपने सप्लायर से बात करिए कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट आपने दी है वो उसको कम कीजिए, क्योंकि उसको भी तो क्वांटिटी में माल आप ले रहे हो तो वो भी प्राइस कम करेगा, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट नहीं लेगा तो आप वहाँ से कैसे खरीदोगे, तो उसको भी समझना पड़ता है, तो वो भी कॉस्ट कम करेगा। तो इस तरीके से जो है कॉस्ट कैलकुलेशन होता है। सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे कॉस्ट कैलकुलेशन करना है और आपको अच्छी सी जो भी कॉस्ट आएगी उसको डॉलर में कन्वर्ट करके अपने बायर को दे देना है। सिंपल है। तो यहाँ पे चौथा पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया कि कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे करना है। पांचवा पॉइंट आता है पेमेंट टर्म्स। आपको पेमेंट टर्म्स कौन सा सिलेक्ट करना है। वेरिएंट होते हैं, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के पेमेंट टर्म्स हैं। सबसे पहले आता है 100% एडवांस। मतलब आपको आपके बायर ने ऑर्डर दिया, बायर ने बोला कि आप प्रोडक्ट भेजिए, मैं आपको 100% पेमेंट एडवांस में दे दूंगा। आपके पास पेमेंट आया, आपने गुड्स भेजा, हो गया काम, ठीक है। एक तो ये होता है एडवांस। दूसरा आता है परसेंटेज के आधार पर, या 30%, 70%, 40%, 60%, 50%। तो ये हो गया कि आधा पेमेंट एडवांस में आता है और रिमेनिंग पेमेंट गुड्स को भेजने के बाद में आता है। तो आपको वेरिएंट दिख रहे होंगे सारे पेमेंट टर्म्स के, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में आता है क्रेडिट। आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करने में आपको अगर आपका बाहर क्रेडिट मांगता है और क्रेडिट पे आपको अगर कुछ सेंड करना है तो भी आप जो है उस पर कर सकते हो, जिसमें पेमेंट 30, 60 या 90 डेज़ में लाने की गारंटी आपको मिलती है कि आपका पेमेंट जो है 60 डेज़ में आपके पास आ जाएगा, 90 डेज़ में आ जाएगा। तो वो आपके और आपके बायर के बीच में जो आंतरिक कन्वर्सेशन होता है ना, उसी में निर्धारित होता है कि कौन सा पेमेंट टर्म्स आप सेलेक्ट करते हो। और सबसे मेन और सबसे बेस्ट आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, जो ऑलमोस्ट 60 to 70% इसमें डील होती है लेटर ऑफ क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि इसमें बैंक गारंटी मिलती है। बैंक के द्वारा जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस तो बैंक के थ्रू होता है, बैंक की जो है रेखाओं के अंदर होता है, तो बैंक इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो बैंक द्वारा इसमें आपको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस में इसमें बैंक गारंटी मिलती है। सिंपली एक ईजी वर्ड में बोले तो बैंक गारंटी मिलती है। तो आपको भी डर नहीं रहता कि मुझे एक्सपोर्ट करना है या नहीं करना है। एक्सपोर्ट करना है, गुड्स भेजना है, नहीं है भेजना, बाहर फ्रॉड निकल गया है, तो आपको यहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। एलसी दिया है तो बैंक गारंटी मिल गई, बैंक गारंटी मिलती है तो आप आराम से
एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो आपको बैंक द्वारा पेमेंट मिल जाएगा। उसका भी प्रोसेस मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कि इसमें बैंक गारंटी का क्या रोल होता है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट टर्म्स समझ में आ गया होगा कि इतने टाइप्स के पेमेंट टर्म्स होते हैं। उसके बाद में आता है डिलीवरी टर्म्स, इनको टर्म्स। आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनको टर्म्स और डिलीवरी टर्म्स दोनों एक ही होते हैं। तो इनको टर्म्स कोई पूछिए मतलब डिलीवरी टर्म्स कौन आपको माल, आपको गुड्स कहाँ तक भेजना है, तो डिलीवरी टर्म्स आपको सेट करना पड़ेगा। आपको गुड्स पैक करना है, कहाँ से आपको गुड्स जो है कहाँ तक बायर को भिजवाना है। तो टोटल 11 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ जो है एक के ऊपर ही बिजनेस ऑलमोस्ट होता है, वो है FOB वैल्यू के ऊपर भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बिजनेस होता है। पहली वैल्यू के अंदर जो है एक्स फैक्ट्री वक्त में क्या होता है कि आपने गुड्स रेडी कर दिया, आपके बायर की जिम्मेदारी है आपके फैक्ट्री से गुड्स उठा के लेके जाएं। आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको खाली पैक करके गुड्स दे देना है। वो आएगा, उसका कंटेनर आपके फार्म पे, फैक्ट्री पे, गोडाउन पे आएगा, माल लोड करेगा और लेके जाएगा, पेमेंट आपका हो जाएगा। तो ये होता है एक्स वर्क। और तीसरा प्रोसेस आता है फ्री ऑन बोर्ड, जो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे इम्पोर्टेंट है। FOB फ्री ऑन बोर्ड मतलब क्या करना है, गुड्स को पैक करना है, उसके बाद में गुड्स पोर्ट पे जाएगा। पोर्ट पे जाने के बाद में क्या होगा कि जैसे ही पोर्ट पे गया आपका गुड्स, पोर्ट पे जाने के बाद में आपका कस्टम हाउस एजेंट जो है गुड्स को शिप में रख देगा। फ्री ऑन बोर्ड हो गया, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जितना बोला था आपने गुड्स सेंड कर दिया है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ है, इंश्योरेंस। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपका बाहर आपको बोलता है कि आपने जो वैल्यू दिया, आपने जो डिलीवरी टर्म्स दिया है, उसमें आप इंश्योरेंस आप लीजिए, या तो आपको लेना पड़ेगा या आपके बाहर को लेना पड़ेगा। तो आंतरिक डिस्कशन होता है कि इंश्योरेंस किसको लेना। अगर आप ले रहे हो तो वो कॉस्ट में ऐड कर लीजिए, और आपको नहीं, वो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, आपका बायर बोल रहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, तो आपको किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका बायर जानता है, वो उसको लेना है ले लेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपने अपना FOB वैल्यू दिया है तो आप तक माल आपने छोड़ दिया है। तो ये होता है डिलीवरी टर्म्स। टोटल 11 टर्म्स दिख रही है, स्क्रीन पर दिख रही होगी टोटल 11 टर्म्स। इसमें FOB वैल्यू सबसे मेन होती है, महत्वपूर्ण होती है। अब आता है 7वां पॉइंट, कस्टम हाउस एजेंट। देखिए आपने डिलीवरी टर्म्स दे दिया। अभी कस्टम हाउस एजेंट का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। एक्सपोर्ट बिजनेस करना है, इंपोर्ट बिजनेस करना है, तो आपका 60-70% काम तो वो ही कर देता है, कस्टम हाउस एजेंट ही कर देता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। इवन सारे जो प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंट भी होते हैं वो भी वही बनाता है, आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बशर्ते उसको मेंशन करना पड़ता है कि भाई साहब ये चीज़ें आप बना लो, जो भी रहेगा वो देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, कस्टम हाउस एजेंट का काम क्या होता है। सबसे पहले कस्टम हाउस एजेंट, आप जब कस्टम हाउस एजेंट हायर करते हो तो उसका काम क्या होता है, वो उसका सबसे पहले आपके गोडाउन तक कंटेनर भेजना, वहाँ से गुड्स को लोड करना, उसके बाद में पोर्ट पे लाना, सारे डॉक्यूमेंटेशंस रेडी करना, उसको शिप पे चढ़ाना, और शिप के बाद में जैसे गुड्स आगे जाएगा वहाँ तक पूरा जो प्रोसेस होता है वो आपका कस्टम हाउस एजेंट देखेगा, ठीक है। जिसमें क्लियरेंस की सुविधा हो गई, और लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा हो गई, शिप में रखने की, शिप कब आ रही है, शिप की अराइवल डेट कौन सी है, शिप की डिपार्चर डेट कौन सी है, वो सारी चीज़ें आपको आपका कस्टम हाउस एजेंट बताएगा। तो आपको ऐसा कस्टम हाउस एजेंट हायर करना है जो आपको ये सारी चीज़ें सुविधाएं प्रोवाइड करवाए और कम दाम में करवाए, क्योंकि ऐसे आपको ध्यान देना है, जब आप कस्टम हाउस एजेंट को जब हायर करने वाले होते हैं तो आराम से 6-7 कस्टम हाउस एजेंट के साथ में आप डील कीजिए, उनकी कॉस्ट लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर आराम से 10-15 हज़ार का फ़ायदा होगा ही होगा। आपको इतने सारे कस्टमर एजेंट मिल जाएंगे तो आपको 1-2 के ऊपर बाधित नहीं रहना, आपको आराम से 6-7 कस्टमर एजेंट जो है फाइंड आउट करना है, उसके बाद में ही डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे कस्टम हाउस एजेंट का ये सारा प्रोसेस होता है, ये सारा काम होता है। फिर 9वां काम आता है पैकिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग। जो मेन काम आता है कि आपने प्रोडक्ट आपने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशंस बन गए, बायर मिल गया, उसके बाद में पेमेंट कॉस्टिंग निकाल दी, पेमेंट टर्म डिसाइड हो गया, इनको टर्म्स डिसाइड हो गया, इनको टर्म्स डिसाइड होने के बाद में आपने कस्टम हाउस एजेंट से भी बात कर ली। ये तो कन्वर्सेशन हो गया कि ये सारा चीज़ में आपको एक्सपोर्ट करना है, ऐसे ऐसे एक्सपोर्ट करना। अभी मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि आपको गुड्स स्टैंडर्ड क्वालिटी की पैकेजिंग करनी है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की शॉर्टिंग ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पर शॉर्टिंग ग्रेडिंग करने के बाद में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट स्टैंडर्ड क्वालिटी के बॉक्स में आपको फुलफ़िल करना है, और उसके बाद में उसको जो है
कंटेनर में लोड करवाना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कुछ भी छोटा मोटा भी मिस्टेक हुआ है, तो आपका गुड्स रिजेक्ट हो सकता है। तो प्रॉपर ध्यान दीजिए, एक्सपोर्ट शिपमेंट में ऐसी गलती नहीं चलती है। आपको गुड्स में इतना सा भी फ़र्क नहीं लाना है, क्वालिटी उसकी टंच होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, तभी जाके आपका गुड्स जो है एक्सपोर्ट होगा। तो आपको इस चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा। फिर सबसे लास्ट वाला पॉइंट है प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट डॉक्यूमेंटेशंस। उसके ऊपर आपको सबसे ध्यान देना है कि जब आप एक्सपोर्ट करने वाले होते हो, जब आपका गुड्स पोर्ट पे जाएगा, और ये काम अगर आपको नहीं पता है तो आपका कस्टमर एजेंट आपको बता देगा कि वहाँ पे कितने डॉक्यूमेंटेशंस आपको देने पड़ेंगे। साथ साथ में अगर आपका प्रोडक्ट आपका बायर बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दीजिए, तो देना है। लैब टेस्ट प्रोडक्ट का करवाना है तो करवाना है आपको। उसके बाद में आपको फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मांगता है तो वो देना है आपको, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस, लाइसेंस, सर्टिफिकेशन मांगते हैं आपके बायर, तो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशंस के साथ में अटैच करके 3 कॉपी बनानी है। ओरिजिनल आपको बायर को भेजनी है, उसके बाद में 1 कॉपी आपको कस्टमर एजेंट को देनी है और 1 कॉपी आपके पास रखनी है। और जब आपको बायर के पास में अपनी कॉपी भेजनी है, जैसे आपका गुड्स पहुंच जाएगा और रिमेनिंग पेमेंट आपके पास आ जाएगा, तो आपको क्या करना है, सिंपली डॉक्यूमेंटेशंस आपको कुरियर कंपनी की सहायता से, कुरियर की सहायता से आपको भिजवा देने हैं। एलसी के माध्यम से अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब बैंक इन्वॉल्व है, तो आपको बैंक को डॉक्यूमेंटेशंस दे देने हैं। बैंक जो है आपके बायर को डॉक्यूमेंटेशंस पहुंचा देगा और इस तरीके से ये पूरा सर्कल काम करेगा और आपका पेमेंट आपके पास आ जाएगा और डील क्लोज हो जाएगी और ऐसे आपका एक्सपोर्ट शिपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 10 प्रोसेस स्टेप और उसके बाद में क्या प्रोसेस पूरा होता है, वो चीज़ें अगर आप अच्छे तरीके से सीख लो तो आपका एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाएगा। होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ऐसी जानकारी के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ये फ्री है बिल्कुल, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिए आप किस तरीके के वीडियोस चाहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो हेड टू हेड आप और मैं दोनों एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बिजनेस के बारे में पूरा सीखेंगे और आपका पहला एक्सपोर्ट शिपमेंट ज़रूर होगा। तो अगर आप करना चाहते हैं एक्सपोर्ट शिपमेंट, तो ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है उसकी भी डिटेल्स मिल जाएगी। और अगर आपको सोशल मीडिया पे हमको फॉलो करना है तो इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे आप जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।